तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, हिंदी के इस कॉम्बिनेशन में हमने देखिए हिंदी के से साहित्य के, व्याकरण के और साथ में हमने शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। सभी हमने टॉपिक को यहाँ पर छुआ है हिंदी के। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो अछूता रह गया हो। तो देखिए हिंदी के यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर हरियाणा टेट दे रहे हैं, यूपी टेट या इसके अलावा रीट एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। आपको बता दें, साथ में कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आप विधिवत तरीके से बिल्कुल चीज़ों को समझते चलेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है। बिल्कुल देखिए पेडागोगी से संबंधित प्रश्न है और पहला ही प्रश्न मैंने पेडागोगी का रखा है। सभी प्रकार के आपको यहाँ से देखिए व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर देखिए साहित्य से संबंधित भी प्रश्न भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल आज का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हैं। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से आपको जरूर देखना है। तो चलिए बिल्कुल देखिए ऑप्शन है इसके, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी का है, ऑप्शन दूसरा है महात्मा गांधी का है, ऑप्शन तीसरा है फ्रोबेल का है, या फिर ऑप्शन चौथा है किलपेट्रिक का है। तो देखिए बताना है आपको कि किसने कहा है कि बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 5 तक की शिक्षा होती है वो किस भाषा में दी जाए, मातृभाषा में ही दी जाए। ये किसके द्वारा सुझाया गया है। तो देखिए किसका कथन है, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया है कि उसकी बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या मातृभाषा में ही दी जाए। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इसको, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मॉन्टेसरी की बात करते हैं तो देखिए मॉन्टेसरी पद्धति की जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी जी है। आपको याद रखना है मॉन्टेसरी पद्धति किसके द्वारा दी गई है, मॉन्टेसरी विधि किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। और मारिया मॉन्टेसरी को आपको याद रखना है कि जो ये विधि है वो क्या है, खेल पर आधारित विधि है, खेल पर आधारित विधि है। और देखिए जो 3 से 6 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया है वो क्या है, इन्होंने 3 से जो 6 वर्ष के बालक होते हैं उन पर क्या है सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रश्न एक और तरीके से भी पूछ सकता है कि जो मारिया मॉन्टेसरी है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है, ये कहाँ की निवासी थी, कहाँ की निवासी थी। तो देखिए इटली की निवासी थी, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मारिया मॉन्टेसरी से बनेंगे मैं यहाँ पर आपको सभी बिल्कुल पॉइंट से परिचित करा दूंगा यहाँ पर आपको। देखिए इसके अलावा देखिए आपसे पूछता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज पर इन्होंने जोर दिया। तो देखिए ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर इन्होंने क्या है, बालकों पर क्या है, जोर दिया है। देखिए इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, फ्रोबेल का। फ्रोबेल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि फ्रोबेल से बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं आपके एग्जाम में। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो फ्रोबेल साहब हैं इनके द्वारा देखिए किंडरगार्टन पद्धति का इनको जनक माना जाता है। जो किंडरगार्टन प्रणाली है जिसको बोलते हैं बालक का क्या है, उद्यान बोलते हैं, बाल उद्यान के रूप में कभी कभी पूछ लेता है कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है, फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। और देखिए जो किंडरगार्टन विधि है इसको भी आपको याद रखना है, जो कितने वर्ष के बालकों के लिए। तो देखिए 4 से 8 वर्ष के बालकों का इन्होंने अध्ययन किया है। कितने, 4 से 8 वर्ष के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया है। यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा इनके द्वारा किस खेल पर जोर दिया गया है, तो देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न बिल्कुल देखिए हूबहू बिल्कुल छपने वाला प्रश्न बताता हूं मैं आपको। पूछा गया था कि फ्रोबेल के द्वारा किस खेल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, यूपी टेट का प्रश्न था। देखिए तो किस खेल पर जोर दिया गया था, याद रखना है आपको। तो गेंद के खेल पर क्या है, फ्रोबेल के द्वारा गेंद के खेल पर क्या है, जोर दिया गया था। तो देखिए गेंद के खेल को इन्होंने सर्वोत्तम माना था और इन्होंने जो गेंद के खेल का है वो अपनी किताब में यहाँ पर विधि में क्या है, इसको जिक्र किया है। देखिए किलपेट्रिक की बात करते हैं तो किलपेट्रिक जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। जो किलपेट्रिक है इन्होंने क्या है, ये भी एक मनोविज्ञान है पर इससे संबंधित नहीं है। देखिए जो किलपेट्रिक है उनके द्वारा कई परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे किलपेट्रिक जॉन डीवी साहब हैं इनके द्वारा क्या है, जो किलपेट्रिक हैं जॉन डीवी के शिष्य हैं इनके द्वारा क्या है, योजना विधि दी गई है। क्या दी गई है, योजना विधि, आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देखिए साहित्य से संबंधित प्रश्न। फिर से देखिए दूसरा प्रश्न है वो साहित्य से संबंधित है। कह रहा है कि
आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन पहला है बनारस से होता है, या फिर मिर्जापुर से, लखनऊ से, या फिर इलाहाबाद से। तो देखिए जो आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से होता है। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछता है कि आनंद कादम्बरी किस लेखक के द्वारा या किसके द्वारा इसका संपादन किया जाता था, तो देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को आपको याद रखना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा क्या है, इसका क्या है, प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है देखिए कि लखनऊ से किस पत्रिका का प्रकाशन होता था, तो देखिए तद्भव पत्रिका को आपको याद रखना है। जो तद्भव पत्रिका है उसका प्रकाशन कहां से होता था? लखनऊ से होता था। और इसके जो संपादक थे उसको भी आपको याद रखना है। देखिए अखिलेश के द्वारा क्या है, जो तद्भव पत्रिका है उसका प्रकाशन होता था। इलाहाबाद से बात करते हैं तो देखिए नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? इलाहाबाद से होता था। बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु बनते जा रहे हैं वो मैं आपको यहां पर बताता चला जा रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आदिकाल की रचना बताना है आपको, कौन सी है? पहला ऑप्शन है छत्रसाल दशक, ऑप्शन दूसरा है खुमान रासो, ऑप्शन तीसरा है अखरावट, और ऑप्शन चौथा है दीपशिखा। तो देखिए आदिकाल की कौन सी रचना है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आदिकाल की रचना है वो कौन सी है, याद रखिएगा। देखिए खुमान रासो क्या है, आदिकाल की रचना है। बिल्कुल याद रखिए जो खुमान रासो है वो किसके द्वारा, दलपति विजय के द्वारा ये क्या है, रचना लिखी गई थी। दलपति विजय को आपको याद रखना है। जो दलपति विजय जी हैं उनके द्वारा क्या है, खुमान रासो की रचना की गई थी, जो क्या है, आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल देखिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छत्रसाल दशक की बात करते हैं कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो देखिए भूषण कवि को आपको याद रखना है। भूषण के द्वारा छत्रसाल दशक की रचना की गई थी। पद्मावत और अखरावट, देखिए पद्मावत और अखरावट की रचना किसके द्वारा की गई है, तो देखिए महान काव्य है जो पद्मावत है जो, और अखरावट है उसको किसके द्वारा की गई थी, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी को आपको याद रखना है। देखिए दीपशिखा की बात करते हैं तो देखिए दीपशिखा हो गई यामा नीरजा निहार, ये सभी किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन पहला है प्राधन तन, ऑप्शन दूसरा है प्राक धन तन, ऑप्शन तीसरा है पर धन तन, ऑप्शन चौथा है प्राधन कतन। तो देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सही शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा तन, और जो उसमें उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है, प्राक लगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक पंक्ति दी गई है, कह रहा है कि 12 बरस लो कूकर जीवे और अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट पंक्ति है, इसको आपको याद रखना है। कह रहा है कि 12 बरस लो कूकर जीवे, 12 बरस तक जो कूकर कुत्ता होता है वो जीता है, और अरु 13 लो जिए सियार, 13 वर्ष लो क्या होता है, सियार जीता है। देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है, यही अर्थ है। देखिए इसको बताना है यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन पहला है विद्यापति के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है चंद्र बरदाई के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है जगनिक के द्वारा, और ऑप्शन चौथा है नरपति नाले के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगनिक के द्वारा रचित पंक्ति है कि 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। तो देखिए जगनक इसका ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब एक एक विकल्प को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। जो विद्यापति है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्यापति से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, देखिए तो विद्यापति जी से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे कहता है कि मैथिल कोकिल से किसको संबोधित किया जाता है। मैथिल कोकिल कहकर किसको संबोधित किया जाता है। जो मैथिल कोकिल है, मैथिल कोकिल कहकर किसको संबोधित किया जाता है, तो याद रखना है आपको विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहकर संबोधित किया जाता है। और देखिए इनकी बिल्कुल इनके जो फेमस रचना है विद्यापति जी की, जिनके कारण इनका क्या है नाम हुआ है, वो रचना भी आपको याद रखनी है। वो क्या है, पदावली इनकी मुख्य कृति है, जिनके कारण इनको क्या है, ख्याति प्राप्त हुई है। तो देखिए पदावली इनकी क्या है, मुख्य रचना है, और विद्यापति को क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल कहकर बुलाते हैं। देखिए चंद्र बरदाई की बात करते हैं तो प्रथम महाकवि के
रूप में हम किसको जानते हैं? देखिए चंद्रबरदाई को आपको याद रखना है कि प्रथम महाकवि। और देखिए प्रथम महाकाव्य की भी बात करते हैं तो देखिए पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित किया गया है? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित किया गया है? तो देखिए चंद्रबरदाई जो प्रथम महाकवि के रूप में जानते हैं हम जिनको, और पृथ्वीराज रासो है जो प्रथम महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए जगनेक की बात करते हैं तो जगनेक परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए जगनेक को याद रखना है आपको। नरपति नाले की बात करते हैं तो देखिए बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नाले के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल देखिए सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है और इनको हो सके तो आप अपने नोट में इनको क्या है लिखते चलिएगा, ताकि आप एग्जाम के पहले एक बार इसको देखकर जाइएगा। बिल्कुल देखिए मैं 100% गारंटी लेता हूं कि निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? किसमें? लिखने और बोलने में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन पहला है ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, या फिर दक्षिण अमेरिका में किया जाता है, ऑप्शन तीसरा है पाकिस्तान में किया जाता है, ऑप्शन चौथा है मॉरिशस में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉरिशस देश है, यहाँ पर देखिए मॉरिशस देश में क्या है हिंदी भाषा का प्रयोग क्या है लिखने और क्या है बोलने में किया जाता है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर क्या है हिंदी भाषा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? बिल्कुल देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है? पहला ऑप्शन है अवधी भाषा में, ऑप्शन दूसरा है बुंदेली भाषा में, या फिर ब्रज बोली में की गई है, या फिर ऑप्शन चौथा है छत्तीसगढ़ी में। तो देखिए सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए ब्रज भाषा में की गई है। अब यदि आपसे पूछता है कि सूरसागर किसके द्वारा रचित रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए आपको सूरदास जी को याद रखना है। अष्टछाप का जहाज देखिए किसको बोला जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास जो अष्टछाप के कवि थे, 8 कवि थे, उसमें से एक कवि कौन थे? जो कीर्तनिया के रूप में, प्रथम कीर्तनिया के रूप में इनका चयन किया गया था। देखिए जो सूरदास जी हैं वो क्या है जन्म से इनको जन्मांध बोल माना गया है कि जो सूरदास जी हैं वो क्या है जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाओं से यह प्रतीत नहीं होता है कि ये जन्म से अंधे थे। तो देखिए जो सूरसागर है इनके द्वारा सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, निम्न प्रकार की क्या है ये सभी रचनाएं की गई हैं। तो देखिए जो सूरसागर है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी की एक रचना आपको याद रखना है, प्रश्न बन भी चुका है प्रीवियस ईयर का। यदि आप किसी एग्जाम देखें यूपी टेट का, तो वहां पर अब पूछा गया प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो अवधी भाषा में की गई है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है अनीय प्रत्यय, या फिर ईय प्रत्यय, रम प्रत्यय, या फिर णीय प्रत्यय। तो देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रमणीय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए रस से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजे सरतेजी, बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्य करो अरहा समृतहि। इस काव्य की पंक्तियों में बताना है आपको कौन सा रस है। तो देखिए जहां पर रौद्र या क्रोध का क्या है, क्रोध का वर्णन किया गया हो, वहां पर कौन सा रस आपको देखने का मिलेगा? देखिए वहां पर कौन सा रस देखने को मिलेगा? तो वहां पर रौद्र रस देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि देखिए प्रश्न है बिल्कुल देखिए किससे छंद से संबंधित प्रश्न है, वो देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। मैं आपको क्या है छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए हम एक एक इसकी मात्राएं गिनेंगे, फिर इसके बाद पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो सबसे पहले श्री में देखेंगे, यहाँ पर एक गुरु आ जाएगा, इसके बाद लघु आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी लघु आ जाएगा, इसके बाद देखिए एक लघु, फिर गुरु, फिर लघु, एक गुरु। तो देखिए 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इसमें मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, 13 मात्राएं यहाँ पर हो गई। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर गुरु आएगा और इसके बाद 11 है। इसके बाद देखिए नीचे वाली पंक्ति में देखते हैं, तीसरे चरण में देखते हैं क्या है। देखिए पहले में हो जाएगा एक लघु, फिर लघु, इसके बाद हो जाएगा गुरु, इसके बाद देखिए फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, 4 लघु आ गए यहाँ पर। इसके बाद देखिए लघु 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 और इसके बाद एक लघु। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 11 मात्राएं आ जाएंगी। 11 12 13 हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा 1 2, यहाँ पर फिर से लघु लघु, इसके बाद गुरु और लघु। तो देखिए पहले और जो तीसरा चरण है, जो विषम चरण है, उसमें क्या है 13 मात्राएं हैं। उसमें क्या है 13 मात्राएं हैं। और जो सम चरण है उसमें क्या है 11 मात्राएं हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो दोहा होता है उसमें क्या है, पहले चरण में एक दोहा है जो कैसा एक विषम मात्रक छंद है। क्या है, एक विषम मात्रक छंद है जिसमें हाँ बिल्कुल देखिए एक विषम मात्रक छंद है। और जो दोहा है इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में क्या है 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएंगी 11 मात्राएं हो जाएंगी। और इसी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सोएटा होता है कि पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं, पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं और देखिए दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। तो वहां पर हो जाएगा सोएटा हो जाता है। बरबे की बात कहते हैं तो देखिए रहीम दास जी को इसको बरबे का जनक बोला जाता है। और देखिए जो इसमें क्या होती है सम में होती है, इसमें विषम में होती हैं 12 मात्राएं और देखिए जो 12 मात्राएं और देखिए जो सम होता है 2 और 4 जो चरण होते हैं उसमें होती हैं 7 मात्राएं। तो देखिए पहली पंक्ति में होती है 19 और दूसरी पंक्ति में क्या होती है 19 होती हैं। तो देखिए ये होता है अर्ध सम मात्रक छंद होता है। रोला की बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक चरण में क्या होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वाक्य बताना है कि कौन सा शुद्ध है। कह रहा है कि मोहन और गीता गा रही हैं। ऑप्शन दूसरा है गीता और मोहन गा रहा है। ऑप्शन तीसरा है मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन चौथा है मोहन और गीता क्या कर रहे हैं, गा रही हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, गा रही हैं नहीं होगा यहां पर। देखिए क्योंकि यहां पर देखिए मोहन और गीता क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। पहला ऑप्शन है क्लीव, ऑप्शन दूसरा है क्रम, ऑप्शन तीसरा है कृषक और ऑप्शन चौथा है कृषाणु। तो देखिए पहला विकल्प ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लीव है वो क्या है, सबसे अंत में आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि चरम में कौन सा, चरा अचरम में कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन दूसरा है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन तीसरा है द्वंद्व समास, ऑप्शन चौथा है कर्मधारय समास। तो देखिए चरम अचरम में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वंद्व समास है वो किस में हो जाएगा, चरम अचरम में हो जाएगा। देखिए जहां पर भी आपको डैश देखने को मिलता है, जैसे मैं लिखता हूं माता और पिता, माता और पिता, देखिए भाई और बहन, भाई और बहन, जहां पर भी आपको और बीच में देखने को मिलेगा तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष की बात करते हैं तो देखिए जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि की बात करते हैं तो देखिए जहां पर आपको अन्य पद जहां पर प्रधान होता है वो कौन सा, बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय की बात करते हैं तो आपको विशेषण विशेष देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेषण विशेष जहां जिस समास में देखने को मिलेगा। उपमान उपमेय जहां पर तुलनात्मक शब्द हो, तुलना जहां पर देखने को मिले आपको, वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो देखिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो क्या होता है, वाक्य प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा आम, तो मैंने बोला कि राम आम खा रहा है। क्या कर रहा है, राम। या फिर मैं बोलता हूं जैसे मैंने लिया आम, तो मैं कह रहा हूं कि आम
मीठा है। तो इससे पता चल जाएगा, देखिए लिंग वचन सभी प्रकार से मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर। जो आम क्या है वो क्रिया पर किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ता है। मैं बोलता हूं कि आम मीठा है, तो क्या है, आम क्या है, पुरुष एक क्या है, किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। क्या है, आम मीठा है। तो देखिए जो शब्द का अर्थ जानना है यदि आपको, तो उसके लिए वाक्य प्रयोग करना होगा। वाक्य प्रयोग से क्या है, शब्द का क्या है, अर्थ क्या है, स्पष्ट हो जाता है। चलिए अब देखिए कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर देखिए शिक्षण से संबंधित प्रश्न रखे हैं। पेडागोगी की, हिंदी पेडागोगी की संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन दूसरा है मॉन्टेसरी या फिर डेकोली विधि, या ऑप्शन चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या होता है, देखिए किसी योजना के अनुसार क्या होता है, शिक्षण अधिगम को क्रिया, शिक्षण अधिगम की क्रिया को क्या है, संपन्न कराना क्या कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। लेकिन देखिए यदि आपसे पूछता है कि अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए आपको स्किनर को याद रखना है। स्किनर को आपको याद रखना है कि स्किनर के द्वारा क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया था। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, किसी योजना के अनुसार जब शिक्षण अधिगम की क्रिया संपन्न की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन बोला जाता है। देखिए किंडरगार्टन में आपको बता चुका हूं क्या है, एक पद्धति है जो किसके द्वारा, फ्रोवेल के द्वारा, जिन्होंने क्या है बाल उद्यान की क्या है रचना की थी। मॉन्टेसरी की बात करते हैं तो देखिए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की, जो इटली की निवासी थी, उनके द्वारा क्या है मॉन्टेसरी विधि का क्या है जनक माना जाता है। डेकोली की बात करते हैं तो देखिए इनके द्वारा डेकोली विधि दी गई है। तो देखिए तीनों एक प्रकार की विधियां हैं। देखिए जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या है, एक प्रकार की योजना के अनुसार क्या है, शिक्षण अधिगम संपन्न कराने की एक क्रिया है। देखिए ये शब्द किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आंख का किरकिरी होना का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन पहला है अप्रिय लगना, ऑप्शन दूसरा है कष्टदायक होना, तीसरा है धोखा देना, या फिर चौथा ऑप्शन है बहुत प्रिय होना। तो देखिए आंख का किरकिरी होना का क्या अर्थ है, देखिए अप्रिय होना। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अखिलेश के द्वारा इस पत्रिका का क्या है, प्रकाशन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेडागोगी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। देखिए बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या होती है, देखिए जहां पर भिन्न भिन्न संस्कृति के जहां पर बच्चे आते हैं, जहां पर भिन्न भिन्न जाति के बच्चे होते हैं, वो ऐसी कक्षा को क्या बोलते हैं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे। जहां पर देखिए आपने विभिन्न भाषाओं वाले बच्चे होते हैं कहीं से। देखिए जो वैसे ही भारत की यदि बात करते हैं तो देखिए भारत में तो वैसे ही बहुत सांस्कृतिक, हमारे देशों में देखिए, हमारे देशों में भाषाओं में कितनी विविधता है, जहाँ पर जातियों में भी कितनी विविधता है, हर प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका आंसर विकल्प ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए भाषा सीखने के लिए क्या किया जाए, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, या फिर देखिए ऑप्शन दूसरा है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, कह रहा है कि भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की क्या है, सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन चौथा है, कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जा सकती है। तो देखिए बिल्कुल आपको देखिए इसका सही ऑप्शन मिल गया होगा, बिल्कुल इसका उत्तर मिल गया होगा कि क्या है। देखिए जितने भी आपको नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं उसको हटा दीजिए, तो अपने आप ही यहाँ पर क्या है, राइट आंसर निकल आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। क्या अधिक से अधिक पुस्तकों के निर्माण से क्या है, भाषा सीखने में मदद मिलेगी। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको वैसा वातावरण ही नहीं मिलेगा, परिवेश ही नहीं मिलेगा सीखने के लिए, तो क्या ज्यादा पुस्तकों के निर्माण करने से क्या वो सीख सकेगा, नहीं सीख सकेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए जो एक से जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, व्याकरण नियमों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ठीक है। उसके भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में क्या होती है, जन्मजात होती है। देखिए चमस्की का ये कथन है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्या है, क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। जो भाषा होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो देखिए बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन तीसरा कह रहा है, देखिए ऑप्शन चौथा देखते हैं, कह रहा है कि बच्चों में भाषा सिखाने की सीखने की क्षमता क्या है, बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। क्या उसको मारपीट कर, उसको डरा धमका कर, कि नहीं बिल्कुल भाषा सीखेगा, नहीं सीखेंगे तो आपको यहाँ पर आज पिटाई लगेगी। क्या इससे बच्चा भाषा सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। तो देखिए ऑप्शन चौथा भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन तीसरा बचा है, तो यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, भाषा परिवेश का क्या है, निर्माण किया जाए, भाषा के लिए परिवेश का निर्माण किया जाए, ताकि वो क्या है, भाषा अर्जन की जो वहाँ पर क्या है सहज स्थिति बन सके। जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली जो कक्षा होती है उसमें क्या है, भाषा के लिए अच्छा प्रवेश उपलब्ध हो जाता है। जो स्कूल है, जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है कि जो स्कूल होता है वो क्या है, एक लघु समाज का रूप होता है। एक लघु समाज के रूप में क्या है स्कूल कार्य करता है, कार्यरत रहता है। वहां पर क्या होता है, बच्चे क्या है भाषा अर्जन के लिए वहां पर क्या है सही स्थितियां वहां पर मिल जाती हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? ऑप्शन पहला है एल.एस. वाइगोत्स्की का, ऑप्शन दूसरा है इवान पावलोव का, या फिर नाओम चामस्की का, ऑप्शन चौथा है जीन पियाजे का। तो देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जो रूसी वैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की, कहते हैं कि समाज के द्वारा बच्चा समाज के साथ जब अंतःक्रिया करता है तो क्या है भाषा सीखता है। इनका क्या है ट्रैक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। जो इनके ट्रैक है वो क्या है कि जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा, समाज के द्वारा भाषा सीखता है। ठीक है, पावलोव के द्वारा दिया गया है, देखिए अनुबंधन का जनक बोला जाता है इनको, अनुबंधन का क्या है जनक बोला जाता है। जो अधगम का सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए चामस्की का ये कथन है, तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, और जो भाषा का अर्जन है वो क्या होता है, जन्मजात ही भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में क्या होती है। ठीक है, जीन पियाजे की बात करते हैं, तो देखिए इनके द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और यदि बात करते हैं तो देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत में इन्होंने क्या है 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था है वो क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन है जो तुकांत ना हो, जिनमें क्या है लय तुक ना हो, ऐसी भाषाएं पसंद करते हैं। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है जो कोई सीख ना देती हो, ऐसी तो बिल्कुल स्कूल में ऐसी कविता तो कोई पढ़ाई भी नहीं जाएगी जो सीख ना देती हो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा है जिसमें क्या है लयात्मकता हो, ठीक है, जिसमें लय हो तुक हो, ऐसी भाषाएं जिनमें क्या है कोई सीख देती हो, ऐसी भाषाएं क्या है स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन तीसरा बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन चौथा है जो अनिवार्य रूप से क्या है राजा रानी की कहानी से जुड़ी हो, ये भी क्या है रॉन्ग आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चामस्की का, ऑप्शन दूसरा है ऑरोरेन का, ऑप्शन तीसरा है वाइगोत्स्की का, ऑप्शन चौथा है जीन पियाजे का। तो देखिए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे इस प्रश्न में, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखे जाने के क्रम में क्या है वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती रहती है, किसका कथन है, चामस्की का कथन है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का क्या है वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना है, यह उद्देश्य है। ऑप्शन दूसरा है भाषा का व्याकरण सिखाना, यह है तात्पर्य। ऑप्शन तीसरा है उच्च स्तरीय साहित्य सिखाना, ऑप्शन चौथा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और 1 से 5 तक की जो कक्षा होती है वहां पर क्या आप साहित्य सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए गलत आंसर हो जाएगा। व्याकरण यदि उच्च प्राथमिक स्तर होता तो मान लेते कि हाँ व्याकरण सिखाना बिल्कुल क्या है वहां पर जरूरी हो जाता है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, यह भी क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। भाषा का सही रूप से क्या है, सही सहज रूप से क्या है भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बिल्कुल देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का उद्देश्य रहता है। तो ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? ऑप्शन पहला है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ऑप्शन दूसरा है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, ऑप्शन तीसरा है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन चौथा है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं।
तो देखिए ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चामस्की के को बिल्कुल आपको कथन को याद रखना है कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, बच्चे क्या है भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, और जो भाषा होती है वो क्या होती है, सहज और स्वाभाविक रूप से क्या है, सीखी जा सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और देखिए बिल्कुल कॉम्बिनेशन वीडियो था। देखिए व्याकरण के कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, साहित्य से संबंधित प्रश्न लिए थे, और देखिए कुछ पेडागोगी के भी हमने, हिंदी पेडागोगी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। और देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। चलिए यदि आपको एक बात और बता देता हूं, चैनल पर यदि आप नए हैं और वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में क्या है शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।